शहर की कुमावत कॉलोनी के 2 मकानों में चोरों का धावा। 1,35,000 की नकदी और 1 लाख के जेवरों पर किया हाथ साफ। नगर परिषद के अभियान की निकली हवा, वेंडर फ्री नहीं हो पा रही बाजार की पार्किंग। शहर में धड़ल्ले से हो रहा पॉलिथीन का उपयोग ना तो आमजन को सरोकार और न ही जिम्मेदार इसके लिए जवाबदेह है। और विश्व हिंदू परिषद ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पुलिस अधिकारियों व पुलिस मित्रों को भेंट किए सम्मान पत्र। नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। विगत कई दिनों से शहर के कई क्षेत्रों में चोर सोने मकानों को अपना निशाने बनाते हुए नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों के कारण शहरवासियों ने भय व्याप्त है। शुक्रवार बीती रात को भी अज्ञात चोरों ने कुमावत कॉलोनी की गली संख्या 3 और 5 में सोने मकानों के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और एक मकान से 1,35,000 रुपए की नकदी और करीब 1 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात ले भागे। इसी प्रकार गोपाल जी मोहल्ला मेम साहब की हवेली स्थित एक इलेक्ट्रिक के गोदाम में चोरों ने सेंधमारी करते हुए करीब 1,20,000 रुपए के इलेक्ट्रिक वायर के बंडल चुरा लिए। जानकारी के अनुसार कुमावत कॉलोनी निवासी शांतिलाल कुमावत के मकान में जटिया कॉलोनी निवासी ईश्वर जटिया किराएदार के रूप में रहता है। बताया जा रहा है कि जटिया का परिवार कई दिनों से बाहर गया हुआ है और मकान भी सूना था। शुक्रवार रात को अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और कमरों के ताले तोड़कर पूरे घर को खंगालते हुए अलमारी में रखी 1,35,000 रुपए की नकदी और 1 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। चोरी की घटना की जानकारी के बाद किराएदार ईश्वर जटिया ने सिटी थाना पुलिस को लिखित में शिकायत दी। पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी प्रकार अज्ञात चोरों ने गली नंबर 5 निवासी गोपाल साहू के मकान में भी चोरों ने चोरी की असफल वारदात को अंजाम दिया। यहां पर चोरों ने मकान का ताला तोड़कर भीतर घुसे, लेकिन वहां से उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग पाया। कुमावत कॉलोनी गली नंबर 3 में सुबह 2 से और 3 के बीच में हुई चोरी के अंदर करीब 1,35,000 कैश और सोने की अंगूठी, पायल, बिछिया और नाक की लौंग आदि सामान लेके गए और वो बाहर गई हुई थी। उसके बाद उसको जटिया कॉलोनी से बुलाया गया, उसकी वाइफ को, और पुलिस को बुलाया। एक ही दिन में 2 मकान के ताले टूटे, गली नंबर 3 में और गली नंबर 5 में। इसी प्रकार शहर के गोपाल जी मोहल्ला मेम साहब की हवेली स्थित एक इलेक्ट्रिक के गोदाम में चोरों ने सेंधमारी करते हुए करीब 1,20,000 रुपए के इलेक्ट्रिक वायर के बंडल चुरा लिए। घटना की जानकारी दुकानदार को जब लगी, जब वह अपने गोदाम से बिजली का कुछ सामान लेने के लिए गया। जानकारी के अनुसार होटल शुभम पैलेस में स्थित अशोक लाइट की दुकान का गोदाम गोपाल जी मोहल्ला स्थित मेम साहब की हवेली के वहां है। पीड़ित दुकान मालिक जो है अशोक कोठारी, उसने बताया कि शनिवार दोपहर को जब वह बिजली का कुछ सामान लेने के लिए गोदाम गया और ताला खोलकर भीतर प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गया। गोदाम के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसके गोदाम से अज्ञात चोरों ने करीब 1,20,000 रुपए की कीमत के वायर के बंडल चुरा लिए थे। अशोक ने बताया कि अज्ञात चोरों ने उसके गोदाम में खिड़की की जाली को तोड़कर भीतर प्रवेश किया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित दुकान मालिक अशोक कोठारी ने इसकी शिकायत सिटी थाना पुलिस को दी। सिटी पुलिस को मिली शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करते हुए मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। मालूम हो कि अज्ञात चोरों ने शहर में विगत कई दिनों से आतंक मचा रखा है। विगत 1 सप्ताह से चोरों ने 6 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी और लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए हैं। गोदाम के अंदर अशोक लाइट के गोदाम के अंदर चोरी हो गई है भाई साहब। करीबन 1,00,000-1.25 लाख रुपए का सामान था। न्यूलोन के वायर थे और 2.5 mm के वायर और विमल के वायर 2.5 mm 1 mm के और इसके अंदर सर्विस लाइन के 10 mm के और 16 mm के वायर सारे गायब हो गए भाई साहब। जाली तोड़ के अंदर घुसा है और सब सामान निकाल के लेके चले गए। शहर में शनिवार को एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। शनिवार को शहर में एक साथ 5 कोरोना रोगी सामने आए। इसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। यह सभी शहर के सूरजपोल गेट क्षेत्र से हैं। जानकारी मिली कि जहां पर एक कोरोना पॉजिटिव रोगी मिला, उसी क्षेत्र में 27 जून को एक लड़के की शादी थी। शादी में शहर से बाहर के बाराती भी साथ में थे। शुक्रवार को इसी क्षेत्र में एक 58 वर्षीय बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की थी। शुक्रवार को भेजे गए सैंपल्स की शनिवार सुबह रिपोर्ट मिली, जिसमें 47, 50, 55 और 55 वर्षीय एक अन्य महिला और एक 32 साल के पुरुष भी शामिल है।
शनिवार को शहर के एक ही क्षेत्र से 5 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद चिकित्सा प्रशासन की चिंता बढ़ गई। चिकित्सालय प्रशासन ने शनिवार को एक बार फिर से सघन सर्वे शुरू किया, साथ ही पॉजिटिव लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालना शुरू किया। साथ ही दमकल की गाड़ी की सहायता से पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। बताया जा रहा है कि 5 लोगों में खांसी बुखार सहित कोरोना जैसे कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। केवल रैंडम सैंपलिंग के दौरान लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव होना सामने पाया गया है। उधर चिकित्सालय प्रशासन ने 5 कोरोना पॉजिटिव लोगों को उपचार के लिए गणेशपुरा स्थित कोविड केयर सेंटर भेज दिया है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अब सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी होगा। इसके लिए कॉलेज निदेशालय की ओर से इस साल से एक अभिनव पहल की गई है। पहल के तहत इस साल महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश फॉर्म में अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भरनी होगी। विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के मकसद से अब विद्यार्थियों को प्रवेश आवेदन फॉर्म में बताना होगा कि 100 मीटर की दौड़ कितने मिनट में पूरी कर सकते हैं, साथ ही कितने पुशअप 1 मिनट में लगा सकते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी डाइट, वेट के साथ साथ अन्य प्रकार की जानकारी भी भरनी होगी। कॉलेज निदेशालय की ओर से शुरू की गई इस पहल के बाद प्रदेश के 292 सरकारी कॉलेजों में करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों का डेटा विभाग के पास होगा। नगर परिषद प्रशासन की ओर से विगत 1 साल से शहर की पार्किंग को वेंडर फ्री बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बावजूद अब तक पार्किंग वेंडर फ्री नहीं हो पाए। उल्टा नगर परिषद प्रशासन की ओर से 6 माह पूर्व पार्किंग के बीच में बने डिवाइडरों को हटा दिया गया, जिसके कारण सब्जी बेचने वाली महिलाएं आराम से पार्किंग के बीच में बैठकर दिन भर सब्जी बेचती है। उधर दूसरी ओर रही सही कसर हाथ ठेले वालों ने पूरी कर रखी है। हाथ ठेले पर सब्जी, फल और अन्य सामान बेचने वाले अपने ठेले इधर उधर बेतरतीब तरीके से खड़े होकर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं। इतना ही नहीं, कई बीच रास्ते में इस तरह से खड़े हो जाते हैं जिसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानियां उठानी पड़ती है। कई बार ये हाथ ठेले वाले विवाद का कारण भी बनते हैं। बाजार में कई बार हाथ ठेले वाले दुकानों के सामने खड़े होते हैं, जिसके कारण दुकानदार और ठेले वालों में कहासुनी होती है। गत दिनों इसी के चलते पाली बाजार सराफान गली चौराहे पर एक दुकानदार और हाथ ठेले वालों के बीच विवाद हुआ था। विवाद के बाद हाथ ठेले वाले ने दुकानदार के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट टक्कर डाली थी। इसको लेकर आसपास के दुकानदारों ने विरोध स्वरूप रास्ता जाम किया था। मामला पुलिस तक पहुंचा और थानाधिकारी रमेंद्र हाड़ा ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से समझाइश की। इस दौरान थानाधिकारी ने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि बाजार में हाथ ठेले वालों को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन से स्थिति ज्यों की त्यों नजर आई। मालूम हो कि शहर का एकमात्र सबसे बड़ा पाली बाजार है, जहां पर शहरवासियों के अलावा हजारों की संख्या में ग्रामीण प्रतिदिन खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। बाजार के बीचों बीच वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनी है, लेकिन दिन भर इस पार्किंग में सब्जी और अन्य सामान बेचने वाली महिलाओं का कब्जा रहता है। पार्किंग में बैठने वाली यह महिलाएं अपनी सब्जी आदि सामग्री को फैलाकर बिल्कुल आम रास्ते के पास आ जाती है, जिसके कारण वहां से पैदल राहगीरों को गुजरने में भी परेशानी होती है। और अगर इस दौरान कोई टेंपू बाजार में आ जाए तो फिर उसके पीछे चलने वाले 2 पहिया वाहन चालक को एकता सर्किल पहुंचने में करीब आधा घंटे का समय लग जाता है। नगर परिषद को इस मुद्दे को विचारणीय लेकर इस मुद्दे का समाधान निकालना चाहिए। जवाजा थाना पुलिस पर लिखित एफआईआर को बदलने और दुष्कर्म के आरोपियों को बचाने का मामला सामने आया। इस मामले में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक से मुलाकात कर अपनी आपबीती सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और एफआईआर बदलने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। शनिवार को डिप्टी हीरालाल सैनी के समक्ष अपनी पीड़ा लेकर पहुंची बरतवा निवासी पुष्पा देवी ने बताया कि विगत 28 जून भूरिया खेड़ा निवासी उसकी बहन की नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही निवासी ललित सिंह ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की घटना में भूरिया खेड़ा निवासी राजू सिंह और उसकी पत्नी राधा देवी भी सहभागी थी। पुष्पा ने यह भी बताया कि इस बाबत 29 जून को जवाजा थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायत में ललित सिंह, राजू सिंह, राधा देवी, शीला देवी, पत्नी स्वर्गवासी मदन सिंह और जितेंद्र सिंह के नाम शामिल थे। उसने बताया कि जवाजा थाना पुलिस ने लिखित एफआईआर को बदलते हुए राधा देवी और राजू सिंह को बचाने की गरज से उनका नाम हटाते हुए दूसरे लोगों के नाम शामिल कर दिए। पुष्पा ने डिप्टी सैनी से दोनों के नाम पुनः मामले में जोड़ते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इस लड़की को इस नाइट की रात में 3 महीने पहले तो ये काम उल्टा सीधा कर रहा था और इसके बाद में हमने ये एफआईआर दर्ज कराई तो इसमें से 2 नाम कट गए, राजू सिंह और राजू सिंह की पत्नी वो राधा देवी, ये 2 नाम कट गए। कैसे? पुलिस में मैं जाके वापस बोला था, मैंने कहा भाई 2 नाम कैसे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये तो आप दूसरे बयान में कर देना। आप रामराज के पास में गई तो उसने बोला कि मेरे तो एफआईआर जो मैं करूँगा वो, इसीलिए मैं इसके साथ में हूँ और इसके साथ में खड़ी रहूँगी। मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है और दस्तखत भी चैन है, सब चैन है, पूरी एफआईआर चैन है। शहर को कैरी बैग से मुक्त करने के लिए पिछले 2 साल से लगातार असफल प्रयास है। इसको लेकर प्रभारी नियुक्त कर एक बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है।
राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य को प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए एक्ट तो बना दिया, लेकिन एक्ट की पालना कराने में जिम्मेदारों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण एक्ट का असर कहीं नहीं दिख रहा। न प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है और न ही आमजन अपना कर्तव्य निभा रहा है। नगर परिषद क्षेत्र प्लास्टिक कैरी बैग से मुक्त होगा, यह कल्पना से परे है। आज भी शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक से कैरी बैग धड़ल्ले से उपयोग में लिए जा रहे हैं। इन बैग्स के उपयोग को लेकर न तो आमजन ना तो नजरअंदाज कर रहे हैं और ना ही दुकानदार इसके लिए कोई गंभीर हो पा रहे हैं। शहर के बाजारों में जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते खुलेआम लोग प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग कर रहे हैं। लोग अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के खतरे को नहीं भांप पा रहे। बाजारों में खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोग, फल सब्जी बेचने वाले, फुटकर व्यापारी आदि प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग करते हैं। इसमें एक और पर्यावरण प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर आवारा पशु इनमें रखी खाद्य वस्तुओं को खा रहे हैं, जिससे उनके पेट में प्लास्टिक कैरी बैग्स जा रही है। इससे कई पशु तो काल की ग्रास बन चुके हैं। गत वर्ष प्लास्टिक को लेकर नगर परिषद प्रशासन की ओर से मुख्य चौराहा के आसपास अभियान चलाया गया, परिणाम कुछ नहीं निकला। प्रशासन ने दिखावे की कार्रवाई के लिए इन एक साल में 2-3 बार दुकानदारों अन्य प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त भी किए, लेकिन कैरी बैग्स के उपयोग करने पर रोकथाम लगाने के लिए और एक्ट के अंतर्गत प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग्स की रोकथाम के लिए एक्ट जरूर बना दिया, लेकिन एक्ट को प्रभावी करने और लोगों में कैरी बैग्स का उपयोग नहीं करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता नजर आती है। इस दिशा में प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा और न ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के कॉलेजों में स्नातक प्रथम वर्ष के लिए सरकार ने प्रवेश नीति जारी कर दी है। प्रवेश कब होंगे, इसका निर्णय कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी एडवाइजरी के बाद किया जाएगा। खास बात यह है कि प्रवेश के नियमों में बदलाव करते हुए कहा गया है कि इस बार प्रवेश परसेंटाइल आधार पर नहीं होकर प्रतिशत के आधार पर होंगे। मतलब अब तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए देश के सभी बोर्ड के अंकों को समान करने के लिए एक फॉर्मूले के आधार पर प्रवेश की पात्रता तय की जाती थी, लेकिन इस बार इसे कोविड-19 के कारण बदल दिया गया। इस बार 12वीं के प्राप्तांकों के आधार पर ही प्रवेश हो पाएंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा सीबीएसई के उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को मिलेगा। परसेंटाइल सिस्टम में सीबीएसई से उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाते थे। प्रवेश नीति में इस बार खास यह है कि कला व वाणिज्य वर्ग का सेक्शन 80 बच्चों का नहीं होकर 100 बच्चों का रहेगा और विज्ञान वर्ग में सेक्शन में बच्चों की संख्या 88 रहेगी। सरकार ने उच्च शिक्षा से वंचित, मूकबधिर और दृष्टिहीन बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी नियमों में भी राहत देते हुए कहा है कि अब वे किसी भी एकेडमिक सत्र में प्रवेश लेंगे तो अंतराल संबंधी नियमों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा महिला नामांकन की दर बढ़ाने के लिए सह शिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को 3% बोनस अंक देने के साथ अंतराल संबंधी नियमों में छूट दी जाएगी, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर मिल सके। एसडी कॉलेज प्राचार्य सुप्रतीक पाठक ने बताया कि आयुक्तालय द्वारा प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। इस बार कला और वाणिज्य वर्ग सेक्शन 100 व विज्ञान वर्ग के 88 बच्चों के रहेंगे। इसके अलावा प्रवेश परसेंटाइल बेसिस पर नहीं होकर प्रतिशत के आधार पर होगा। एक उदाहरण के अनुसार परसेंटाइल के फॉर्मूले के अनुसार स्टेट ओपन से 60%, राजस्थान बोर्ड से 85 और सीबीएसई बोर्ड से 95 से अधिक अंक लाने वाले को भी समान माना जाकर प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके चलते सीबीएसई बोर्ड से उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रवेश से वंचित हो रहे थे, जबकि स्टेट ओपन बोर्ड से 60% या उससे कम वाले विद्यार्थियों को प्रवेश मिल रहा था। सावन का महीना आते ही सभी और खुशी का वातावरण बन जाता है। पूरे माह धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। भोले के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिल्व पत्र चढ़ाने आते हैं। बरसात होने से चारों ओर हरियाली छा जाती है। इस बार सावन के महीने की शुरुआत 6 जुलाई सोमवार से शुरू होगी, जिसका 3 अगस्त सोमवार को समापन होगा। पंडित खेमचंद शर्मा के अनुसार यह महीना भगवान शिव की भक्ति करने के लिए विशेष माना जाता है। शिव भक्त पूरे माह भगवान शिव को विधि विधान से जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, चंदन, इत्र और अक्षत चढ़ाकर तरह तरह के पुष्पों से उन्हें सजाते हैं। इस माह में भगवान शिव को बिल्वपत्र विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। शहर में महादेव छतरी, डिग्गी महादेव मंदिर, जो सेंद्रा रोड स्थित महादेव मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, नेहरू गेट स्थित मुंह बोले महादेव मंदिर सहित शहर के अन्य शिव मंदिरों में पूरे माह तक भक्त जो है भगवान शिव की आराधना में लीन रहकर भजन कीर्तन करते हैं। कई ब्राह्मण इन मंदिरों में भगवान शिव का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते लगभग सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। श्रद्धालुओं को भगवान शिव की आराधना घर पर ही करनी होगी। कांवड़ यात्रा पर रोक के कारण सावन मास की शिवरात्रि पर शिवालयों में कांवड़ भी नहीं चढ़ेगी। इस बार सावन में कई शुभ योग बन रहे हैं। पहला 5 सोमवार का होना, 3 अमृत सिद्धि योग, 10 सिद्धि योग, 11 सर्वाध सिद्धि योग, 12 अमृत योग कारक है। इस माह में नागपंचमी, एकादशी, शनि प्रदोष व्रत, सोमवती अमावस्या और रक्षाबंधन का त्योहार रहेगा।
इस बार सावन माह की शुरुआत उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वेदरती योग और चंद्रमा मकर राशि का होने से बारिश के अच्छे योग रहेंगे। प्रथम सोमवार को चंद्रमा मकर राशि पर होने से मेष राशि पर शुभ फलकारक है और मिथुन, तुला और धनु राशियों पर थोड़ी परेशानी रहेगी। शेष राशि वालों के लिए साधारण रहेगा। सावन मास में सोमवार का व्रत करने से विवाह संबंधी सभी परेशानियां भी दूर होती है। संध्या के समय शिव मंदिर में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर और ओम पार्वती पते नमः मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करने पर दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होता है। श्री सीमेंट लिमिटेड बियावर द्वारा श्री बालिका समृद्धि योजना के ग्राम पंचायत झाग के गांव रावला का बाड़िया में चयनित परिवार की लक्ष्मी पुत्री नेमीचंद के विवाह पर उपहार सामग्री समाज सेवा टीम द्वारा भेंट की गई। सहायक महाप्रबंधक रजत सुराना ने बताया कि समाज में लड़की के बालिग होने पर ही विवाह करने की जागरूकता आए, इस उद्देश्य हेतु कंपनी चयनित परिवारों की सहायतार्थ बालिका समृद्धि योजना चलाकर उन्हें लाभान्वित कर रही है, जिससे लड़की का विवाह बालिग होने पर ही करने की जागरूकता के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से भी लाभ हो। इस दौरान समाज सेवा अधिकारी अमित टाक के चयनित परिवारों हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ग्रामीण जनों से बाल विवाह रोकथाम और जागरूकता के लिए अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ही करने की अपील उन्होंने की है, ताकि बेटी उचित शिक्षा प्राप्त कर सके और मानसिक रूप से परिपक्व हो सके। उन्होंने विवाह हेतु आवश्यक सहायता सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की और विवाह की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में पूर्व सरपंच सुभान काठात, वार्ड पंच अमित काठात, सामुदायिक सदस्य, मेहमान, महिलाएं और ग्रामीण सदस्य उपस्थित रहे। इसी प्रकार कंपनी की ओर से ग्राम पंचायत लसाड़े के गांव बोरडी का बाड़िया निवासी शंकर काठात की पुत्री हमीदा के विवाह पर भी आर्थिक सहयोग और उपहार भेंट किए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कोरोना योद्धा सम्मान समारोह के तहत शनिवार को 5वां आयोजन हुआ। टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर परिसर में आयोजित समारोह में पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी और सिटी थानाधिकारी रमेंद्र सिंह हाडा का राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाकर स्वागत हुआ। साथ ही लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं देने वाले 115 पुलिस मित्रों को माता वैष्णो देवी की विशेष चुनरी और सम्मान पत्र भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान मातृ शक्ति से अंजू शर्मा, वर्षा चंद्रानी, ममता पाखरोट, उर्मिला भाटी, कुसुम जेथलिया के अलावा संगठन के नितेश गोयल, सुरेश वैष्णव, डूंगरबल साकला, पृथ्वी सिंह भोजपुरा, चंदबल सोनी, हरमित सिंह, कपिल, बाबू सिंह गहलोत, विक्रम सिंह, प्रवीण, महेंद्र सिसोदिया, ओम प्रकाश माथुर और कपिल वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उपस्थित सभी के हाथ सैनिटाइज भी करवाए गए। उपखंड में शनिवार शाम को मौसम ने अचानक पलटा खाया और तेज उमस और गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने लगी। काफी समय तक चली तेज हवा के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जिसके बाद तेज गर्मी और तपन से कुछ राहत महसूस हुई। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बरसात बड़े छींटों के साथ रिमझिम बरसात में बदल गई। एकाएक शुरू हुई बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ और शाम के समय बाजारों में खरीदारी करने वाले शहरवासियों में अफरा तफरी देखी गई। बाजारों में खरीद फरोख्त के लिए शहरवासी आए जो थे अपने आप को भीगने से बचाने की जुगत में दिखाई दिए। साथ ही बाजार में सब्जी, फल और अन्य सामग्री बेचने वाले, हाथ ठेले वाले भी इधर उधर भागते हुए नजर आए। उधर शाम तक चले हल्की बरसात के दौर के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है। आइए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पेश है एक रिपोर्ट। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन अपने गुरु की पूजा का विधान है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों व महाभारत की रचना की थी। इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी रखा गया। वह आदि गुरु कहलाते थे और वेद व्यास के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा से 4 महीने तक ऋषि मुनि संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। इस समय मौसम भी अनुकूल होता है, अतः उनके अनुयायी, उनके शिष्य भक्तजन चौमासे के महीने में, उनके चातुर्मास में अपने गुरु के चरणों में उपस्थित रहकर ज्ञान, भक्ति, शांति, योग एवं कर्तव्यों के पालन आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। वे उनके सत्संग का लाभ उठाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुरु को अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश देने वाला कहा गया है, अर्थात जो गुरु दे वो गुरु। शास्त्रों के अनुसार गुरु की कृपा से ही धर्म, ज्ञान, सांसारिक कर्तव्यों का पालन एवं ईश्वर की भक्ति संभव है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ही ईश्वर से भक्त का मिलन करवा सकता है।
गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देता है। गुरु अपने शिष्य को न केवल समस्त जिज्ञासा ही शांत करता है, वरन शिष्य के जीवन के सभी संकटों से बाहर निकलने का मार्ग ही बताता है। गुरु ही शिष्य को सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन देता है और अपने शिष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। शास्त्र के अनुसार जीवन में ज्ञान, प्रभु भक्ति, सुख, शांति और देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सच्चे गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। गुरु पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लगने के कारण इस दिन पूजा, जप, तप, दान, पुण्य का महत्व बहुत ज्यादा हो गया है। वैसे तो हमें सदैव ही अपने गुरु का पूर्ण आदर एवं सम्मान करना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा को गुरु सम्मान करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस दिन लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं। इस दिन गुरु को गुरु दक्षिणा देने की भी परंपरा है। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों की आस्था सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग अपने गुरु को पुष्प भेंट करते हैं, उनका माला पहनाकर अभिवादन करते हैं और अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार फल, मिष्टान, वस्त्र, उपहार आदि अर्पित करके उनका पूजन करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की भी अवश्य ही पूजन करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थे व्यास पूजन करिय से मंत्र से पूजा की माला का अवश्य ही जाप करना चाहिए। इस दिन हमें वेद व्यास जी, पाराशर जी, ब्रह्मा जी, गुरु बृहस्पति, गुरु शुक्राचार्य, गोविंद स्वामी जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम का अवश्य ही स्मरण ध्यान करना चाहिए। उनसे अपनी जाने अनजाने में हो गई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस दिन सप्त ऋषियों, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि पाराशर, जमदग्नि, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि भारद्वाज का स्मरण भी अवश्य ही करना चाहिए। गुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। कहा गया है कि गुरु बिन गत नाही। इसलिए हमें हर हाल में अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और हर मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी माता का सम्मान भी अवश्य ही करना चाहिए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नटवर पाराशर, जे स्काई न्यूज के लिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए जे स्काई न्यूज। नमस्कार। शहर की कुमावत कॉलोनी के 2 मकानों में चोरों का धावा। 1,35,000 की नकदी और 1 लाख के जेवरों पर किया हाथ साफ। नगर परिषद के अभियान की निकली हवा। वेंडर फ्री नहीं हो पा रही बाजार की पार्किंग। शहर में धड़ल्ले से हो रहा पॉलिथीन का उपयोग ना तो आमजन को सरोकार और न ही जिम्मेदार इसके लिए जवाबदेह है। और विश्व हिंदू परिषद ने किया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। पुलिस अधिकारियों व पुलिस मित्रों को भेंट किए सम्मान पत्र।